सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। आज थर्सडे है, जी ऑर्गेनन डे है आज। राम राम जी। डॉक्टर दीपशिका। और जय श्री कृष्ण। राम राम भाई। डेट हो गई है आज 11 जी 11 सितंबर 2025। और ऑर्गेनन चले गया है डॉक्टर दीपशिका। हाँ जी बॉस। बिल्कुल। और ऑर्गेनन में हमारा जो एफोरिज्म चल रहा है, वो ग्रुप चल रहा था 161 से लेकर के, मैं देख लेता हूँ। 28 पेज पर है कंटेंट, 29 पे भी नहीं है, ये है, सॉरी 28 पर। 28 पे हमारा ग्रुप चल रहा 162 से लेकर के 171 वाला। और 162 के बाद हम यहाँ कहाँ किस पे पहुंच गए थे? कौन सा फोरियम चलेगा प्रशांत आज? बॉस शायद 164 से चलना है, शायद 3 हो गया था। ओके, 163 हो गया था, जिसमें एसेसरी सिम्टम्स के बारे में हाँ शायद जी। बताया था। हाँ हाँ। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं। 162 से लेकर के 171 में जो कवर कर रहे हैं हनीमैन साहब, वो कह रहे हैं कि रूल्स फॉर ट्रीटमेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ अननोन सॉरी सप्लाई ऑफ नॉन मेडिसिन इज टू स्मॉल टू अलाउ ए परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी टू बी डिस्कवर्ड। ट्रीटमेंट के वहां वो रूल्स वहां पर जहां पर जो नॉन मेडिसिन की सप्लाई बहुत कम है, और वहां पर और इस वजह से परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडीज को डिस्कवर करना बहुत, कैसे अलाउ करेंगे, कैसे आगे उससे लेके बढ़ेंगे, उनके लिए जो रूल्स बताए गए हैं ये 162 से लेकर 171 तक। 164 अफोरिज्म में कह रहे हैं कि द स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम्स प्रेजेंट इन द बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन is no obstacle to the cure in cases where these few medicinal symptoms are chiefly of an uncommon kind and such as are peculiarly distinctive ब्रैकेट में करें characteristic of the disease. The cure takes place under such circumstances without any particular disturbance. जी बहुत अच्छी बात कही है हनीमैन साहब ने। यानी ये जो स्मॉलर नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम्स मैच करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इन द बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन में। हम जब बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन निकाल लेते हैं, तो उसमें अगर अगर ऐसे सिम्टम्स की संख्या यदि कम भी हो जो बहुत ही ज्यादा सिमिलिमम है, होम्योपैथिक सिम्टम्स बोला उनको जो सिमिलिमम है, बिल्कुल। अगर उनका स्मॉलर नंबर भी हो बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन के अंतर्गत, तो वो ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा क्योर के लिए। किस केस में? उन केसेस को क्योर करने में वो बाधा नहीं बनेगा, कम नंबर होना उन केसेस में जहां पर कह रहे हैं वेयर दीज फ्यू मेडिसिनल सिम्टम्स आर चीफली ऑफ एन अनकॉमन काइंड एंड सच एज आर पिक्यूलियरली डिस्टिंक्टिव ऑफ द डिजीज। उन केसेस में नहीं बनेगा जहां पर ये सिम्टम्स भले ही कम नंबर में हो, लेकिन ये फ्यू मेडिसिनल सिम्टम्स जो है ये अनकॉमन होने चाहिए और सच एज आर पर्टिकुलरली डिस्टिंक्टिव, और मतलब करेक्टरिस्टिक होने चाहिए डिजीज की। करें द क्योर टेक्स प्लेस अंडर सच सर्कमस्टांसिस विदाउट एनी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस। क्योर जो है वो आगे हो जाता है, टेक्स प्लेस यानी कि होने लगता है, क्योर होने लगता है इस तरह के सर्कमस्टांसिस में भी, बिना किसी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस। तो कुल मिला के देखो, वैसे दोनों ही बात हैं, यहाँ हम दो बातें करेंगे। एक तो हम 156 में ये भी पढ़ के आए थे, 156 था 157, जहाँ दो ट्राइंगल एक साथ नहीं मैच कर सकते। 156 156 में भी ये बात आ चुकी थी कि कोई भी मेडिसिनल डिजीज किसी भी नेचुरल डिजीज से हूबहू ऐसे
को ओवरकम नहीं कर सकता, जैसे कि दो ट्रायंगल करते हैं। एक तो वहां भी आ गई थी बात। अब यहाँ हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि अगर मेडिसिन की संख्या भी कम है मेट्रिया मेडिका में, तो हम जब हमारे साथ फिर एक ऐसी स्थिति अगर आ जाती है कि हम एक मेडिसिन नहीं भी पूरी तरह से ढूंढ पाते किसी नेचुरल डिजीज के लिए, तो उन मेडिसिन में भी यदि स्मॉल नंबर ऑफ होम्योपैथिक सिम्टम्स मिल जाए किसी एक बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन से, जो कि अनकॉमन हो, पिक्यूलियर हो, कैरेक्टरिस्टिक हो उस नेचुरल डिजीज से, तो क्योर हो जाता है भाई, बिल्कुल क्योर बिल्कुल। हो जाता है, बशर्ते कोई पर्टिकुलर डिस्टरबेंस ना कर आ जाए वहां। तो इसलिए नंबर ऑफ मेडिसिन मायने नहीं रखती, एक क्योर होने लगता है। 165 में कह रहे हैं कि इफ हाउएवर अमंग द सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी सेलेक्टेड देयर बी नन that accurately resemble the distinctive, peculiar, uncommon symptoms of the case of disease, and if the remedy correspond to the disease only in the general, vaguely described, indefinite states, ब्रैकेट में कह रहे हैं जैसे nausea, debility, headache and so forth, and if there be among the known medicines none more homeopathically appropriate, in that case the physician cannot promise himself any immediate favorable result from the employment of this unhomeopathic medicine। कितनी बढ़िया बात कही डॉक्टर दीपशिका यहाँ। कह रहे हैं यदि ये जो सिम्टम्स रेमेडी के जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, इनमें कोई भी ऐसा सिम्टम एक्यूरेटली रिजेंबल नहीं करता डिजीज से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक हो, पिक्यूलियर हो, अनकॉमन हो डिजीज से, यदि अमित भाई हैनीमैन साहब कह रहे हैं यदि आपके ये सिम्टम्स अनकॉमन ना हुए, पिक्यूलियर ना हुए, डिस्टिंक्टिव ना हुए डिजीज के साथ, और यदि रेमेडी का कॉरेस्पॉन्ड कर जो रेमेडी आप निकाल के ला रहे हो वो मात्र जनरल वेगली डिस्क्राइब्ड सिम्टम्स के ऊपर आपने चुन ली या मेल खा रही, जैसे कि जो अस्पष्ट सिम्टम्स हैं जैसे नोजिया, डेबिलिटी, हेडेक, इसके ऊपर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया किसी रेमेडी को, वो नहीं सेलेक्ट करी गई अनकॉमन, पिक्यूलियर, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, तो फिर कह रहे हैं कि जो कि होम्योपैथिकली एप्रोप्रिएट ना नहीं है, तो ऐसे केस में फिजिशियन अपने आप से कभी भी प्रॉमिस ना करे, ऐसा ना समझे कि उसको इमीडिएट फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाला। इस अनहोम्योपैथिक मेडिसिन को देने से उसे इमीडिएटली कोई फेवरेबल रिजल्ट ना मिलने का, यदि उसने जनरल वेगली डिस्क्राइब्ड सिम्टम्स के ऊपर दवाई दे दी, मात्र हेडेक देख के, मात्र नोजिया देख के, मात्र डेबिलिटी देख के। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी मेडिसिन को दे रहे हो तो वहां पर आपको डिस्टिंक्टिव, पिक्यूलियर, अनकॉमन सिम्टम्स को ही लेना है। वो कहते हैं कैंट साहब की बात को आगे बढ़ते हुए कि अगर आप PQRS, आप डिस्पोजिशन, आप उसका मेंटल सिम्टम, ये सारे टोटलिटी नहीं बनाते हैं, तो आप अपने आप को होम्योपैथ ना कहें। हाँ, लो कड़वी बात कह दी देखो हैनीमैन साहब की तरह। आप अपने आप को होम्योपैथ ना कहें, आप नकली होम्योपैथ हैं। हाँ, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको कोई नहीं अपने आप को होम्योपैथ कहने का। हाँ, ये डोज के मामले में कह के चले थे हैनीमैन साहब, 138 में शायद कह रहे थे कि वो अपने आप को होम्योपैथी के अनुयायी ना समझे जो उल्लंघन करते हैं नियमों का। वही कैंट साहब ने कह दी यहाँ। तो ये तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि भले चाहे आपके किसी मेडिसिन से 2 सिम्टम मैच कर रहे हो, चाहे 4 कर रहे हो, वे अनकॉमन, पिक्यूलियर ही होने चाहिए।
और बिल्कुल। आपके यदि 10 भी मैच कर रहे और वो वेगली डिस्क्राइब्ड है, वो बिल्कुल। जनरल सिम्टम मैच कर दिए, नुका जी मैंने तो 10 सिम्टम मैच करे थे, हाँ जी, लेकिन 10 में से कोई भी पिक्यूलियर नहीं था, 10 में से कोई भी अनकॉमन नहीं था, डिस्टिंक्ट नहीं था, तो वो अनहोम्योपैथिक सिलेक्शन है। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। आपका एक सिम्टम भी रेड लाइन भी मिल गया, दीपशिखा है, जी, चली गई। जी है। है बॉस, जी है बॉस। अगर एक सिम्टम, 2 सिम्टम भी अनकॉमन पिक्यूलियर मिल गया, करेक्टरिस्टिक मैच कर गया, तो वो क्योर को आगे बढ़ा देगा भाई। बिल्कुल बढ़ाएगा, बिल्कुल। डॉक्टर प्रीति जी समझ में आ रही है बात? हम्म, अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया एनिमैन साहब ने यहाँ। जी। 166 में कह रहे हैं एफोरिज्म में कि सच ए केस इज हाउएवर वेरी रेयर owing to the increased number of medicines whose pure effects are now known and the bad effects resulting from it, when they do occur, are diminished whenever a subsequent medicine of more accurate resemblance can be selected. Such a case is, however, very rare owing to the increased number of medicines whose pure effects are now known and the bad effects resulting from it, when they do occur, are diminished whenever a subsequent medicines of more accurate resemblance can be selected. ये अब मजे की बात यहाँ ये आती है कि जब आपकी मेडिसिन पूरे के पूरे केस को तो कवर कर नहीं रही थी, और जब आपने उसे दिया अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, तो क्योर भी आगे बढ़ गया, चलो। लेकिन वेरी रेयर केसेस में यदि ऐसा भी हो जाए कि इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन जो आप दे रहे हो जिनके प्योर इफेक्ट्स जाने हुए हैं, उनकी वजह से कुछ बैड इफेक्ट्स भी आ गए एसेसरी सिम्टम्स के रूप में, दीपशिखा। जी हालांकि ये वेरी रेयर है क्योंकि आप डोज इतनी स्मॉल दे रहे हो। अगर स्मॉल डोज दे रहे हो, पहली बात तो यह है कि उसके एसेसरी सिम्टम्स कुछ ज्यादा आएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी केस में जो वेरी रेयर केस है वहां पे अगर कुछ बैड इफेक्ट भी आ गए, बैड इफेक्ट किस रूप में आ गए, उस मेडिसिन के अपने एसेसरी सिम्टम्स के रूप में आ गए, तो कह रहे हैं वो अपने आप ही डिमिनिश हो जाते हैं जब अगले वाली मोस्ट एक्यूरेट रिजेम्बलेंस करती हुई मेडिसिन सेलेक्ट करोगे, तो जो पिछली मेडिसिन के कुछ अपने एसेसरी सिम्टम्स आ भी गए थे पार्शियली होने के नाते, वो भी चले जाते हैं। अमितपाल भाई, जी, बिल्कुल, बात क्लियर हो रही है 166 की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार थोड़ा सा फिर से इसको वो करिएगा, इसको क्योंकि इसको हम ऐसे, कुछ अलग हाँ, समझ रहे हैं। इसको ऐसे समझेंगे कि आपने जो मेडिसिन दी वो बहुत अच्छी सिविलिमम तो थी नहीं, हाँ, ठीक है। लेकिन सिमिलिमम थी अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, तो आपको ओके कह दिया गया हैनीमैन साहब की तरफ से, चलो भाई दे दो। ठीक। लेकिन इसमें एक बीच में वेरी रेयर केसेस में जब इस तरह से कई मेडिसिन आप दे देते हो सिम्टम्स को, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हाँ, एक तो पूरी मेल खाई नहीं, तो फिर हमें सब्सिक्वेंटली पहले ये देनी पड़ी, फिर दूसरी देनी पड़ी, और कैरेक्टरिस्टिक जब दूसरा आया, तो कह रहे इन केसेस में वेरी रेयर केसेस में क्या होता है कि कुछ बैड इफेक्ट भी आते हैं, और बैड इफेक्ट हालांकि वेरी रेयर आते हैं, और वो बैड इफेक्ट किस रूप में आते हैं दीपशिखा? जो मेडिसिन आपने दी है उनके अपने सिम्टम्स, हाँ, जो एसेसरी सिम्टम कहते हैं, वो भी आ जाते हैं कई बार मरीज में, जो आने के चांस है तो सही, लेकिन कम चांस इसलिए हैं क्योंकि आपने डोज इतनी मिनिमम दी है कि अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट ना हो तो वे बैड इफेक्ट आते नहीं है जनरली, जितना काम होना है
सही उतना हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि ये बैड इफेक्ट आ गए एसेसरी सिम्टम्स के रूप में, तो इन सिम्टम्स को, इन बैड इफेक्ट्स को ये ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाते हैं जब आप नेक्स्ट वन मोस्ट एक्यूरेट चुन लेते हो, वही कवर कर लेती है फिर इन्हें भी। हम्म, अब हुआ ठीक है। दीक्षिका क्लियर? जी 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 जी, बस जी, बस ठीक है। आपकी नेक्स्ट फिर जो दूसरी सिलेक्शन बात, होगा वो जी पिछले वाले कुछ एसेसरी सिम्टम्स को भी घटा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पहले हमारे पास कम सिम्टम्स थे, मतलब कम सिम्टम्स मैच करते हुए मेडिसिन के साथ थे, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा सिम्टम्स रिजल्ट में आए, और जब हमने दूसरी मेडिसिन दी तो वो दूसरे एसएससी सिम्टम्स को प्लस जो और सिम्टम्स बचे उनके साथ एक हमें थोड़ी सी बड़ी पिक्चर या थोड़ा ज्यादा हाँ पीक्यूआर मिल गया। तो अब हाँ। हमारे पास जो मेडिसिन होगी सेकंड, वो ज्यादा बेटर होगी पहले वाले से। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो पुराने वाले एसेसरी सिम्टम्स तो वहां एक्स्ट्रा ही आ गए थे ना, ना तो वो हाँ डिजीज के थे, वो आ गए हाँ थे। तो ये जो नेक्स्ट आप नई मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हो अब नई टोटलिटी के साथ, तो वो अपना आप चले जाते हैं, अपना आप वो उन्हें भी कवर कर लेती है, वो भी घट जाते हैं जो एसेसरी आए थे। ठीक है ठीक है। और ये भी वेरी रेयर केसेस में होगा, और वो इसलिए रेयर केसेस में होगा क्योंकि वहां दो कंडीशन है ऐसा होने के पीछे, या तो आप डोज बहुत ज्यादा दे रहे हो तब आएंगे एसेसरी, या फिर पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव इडियोसिंक्रेटिक टाइप का हो, नहीं तो जनरली आते भी नहीं है ये बैड इफेक्ट। भले चाहे वो आपने पार्शियली क्यों ना सिमिलीमम करी हो, यदि डोज बिल्कुल माइन्यूट दोगे तो ये एसेसरी सिम्टम्स आने के चांस नेग्लिजिबल से ही हैं। लेकिन अगर ये फिर भी आगे, तो एनीमैन साहब ने कह दिया है जो आप नई मेडिसिन चुन रहे हो नई टोटलिटी के साथ, ये उसी से ही घट जाते हैं फिर। जी अब हुआ क्लियर मुझे लग रहा है हमें सबको। हाँ जी हाँ जी। 167 में कह रहे हैं कि thus if there occur during the use of this imperfectly homeopathic remedy first employed accessory symptoms of some moment, then in the case of acute diseases we do not allow this first dose to exhaust its action nor leave the patient to the full duration of the action of the remedy, but we investigate afresh the morbid state in its now altered condition and add the remainder of the original symptoms to those newly developed in tracing a new picture of the disease. हाँ हाँ अब 166 को ही एक तरह से 167 में और क्लियर कर रहे हैं। एनीमैन साहब कह रहे हैं thus if there occur, ये जो हमने इम्परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी सबसे पहले एम्प्लॉय करी, इम्परफेक्टली क्यों कहा? क्योंकि उसके पूरे के पूरे डिजीज टोटलिटी से मैच नहीं कर पा रहे, और हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिल भी नहीं रही जो उसको जो मैक्सिमम यानी कि टोटलिटी को कवर कर ले। हमारी मजबूरी चल रही है 162 से लेकर 171 में। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि ये इम्परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी जो पहले एम्प्लॉय करी थी, इसके यूज के दौरान यदि एसेसरी सिम्टम्स कभी सम मोमेंट, कह रहे हैं हमेशा नहीं, ऑफ सम मोमेंट, कभी कभी आ जाते हैं, और यदि वो केस आपका एक्यूट डिजीज हो, तो हैंडमैन साहब कह रहे हैं यहाँ आपको अब इंतजार नहीं करना कि इस डोज को पूरा एग्जॉस्ट हो जाने दो, या जब तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इस मेडिसिन का तब तक उसे छेड़ो ही मत। यदि आपको ये पता चला, आपने ये देखा कि एसेसरी सिम्टम्स आ गए और केस जो आप डील कर रहे हो वो एक्यूट डिजीज है, तो कह रहे हैं वी डू नॉट अलाउ दिस फर्स्ट डोज टू एग्जॉस्ट इट्स एक्शन, हम इसके एक्शन को एग्जॉस्ट होने का इंतजार नहीं करेंगे, ना इसे अलाउ करेंगे। नॉर लीव द पेशेंट टू द फुल ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ रेमेडी, और ना ही हम फुल एक्शन ऑफ रेमेडी कितना है ड्यूरेशन उस तक रुकेंगे, और अलाउ भी नहीं करेंगे। एक तरह से इसे रोकना भी कह दिया, इसे रोकोगे भी यदि एसेसरी आ गए तो। कह रहे हैं बल्कि अब इस जगह हम क्या करेंगे, कह रहे हैं बट वी इन्वेस्टिगेट ए फ्रेश द morbid state in its new altered condition
अब ये जो नाउ अल्टर्ड कंडीशन न्यू नहीं है, अब ये जो बदली हुई कंडीशन है मॉर्बिड स्टेट की, इसको नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर से, एंड ऐड द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स टू दोज न्यूली डेवलप्ड इन ट्रेसिंग ए न्यू पिक्चर ऑफ द डिजीज। और जो बचे हुए हैं डिजीज के और जो ये नए पैदा हुए हैं, इनको मिला करके, दोनों को मिला करके नई पिक्चर डिजीज की हम एक तैयार करेंगे, और फिर उसके लिए हम सिलेक्शन करेंगे नेक्स्ट रेमेडी को, है ना अमित भाई? जी 168 में कह रहे हैं कि वी शैल देन बी एबल मच मोर रेडिली टू डिस्कवर among the known medicines an analog to the morbid state before us, a single dose of which, if it do not entirely destroy the disease, will advance it considerably on the way to be cured। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये। हैनीमैन साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से, जैसे अभी दीपशिखा ने कहा ना कि अगली वाली मेडिसिन और ज्यादा रिजेंबल करती हुई और ज्यादा सिमिलिमम आ जाएगी, वही भाव है इसमें। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि वी शैल देन बी एबल मच मोर रेडिली टू डिस्कवर, जैसे हम शुरू करेंगे इस तरह से ट्रीटमेंट करना, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम और जल्दी से डिस्कवर कर लेंगे जो हमारे पास नॉन मेडिसिन हैं उनके बीच में से, एनालॉग टू द मॉर्बिड स्टेट बिफोर अस, a single dose of which, if do not entirely destroy the disease, will advance it considerably on the way to be cured। तो भाव ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम और भी ज्यादा जल्दी से डिस्कवर कर पाएंगे एक अच्छी मेडिसिन, एक ज्यादा सिमिलिमम मेडिसिन को। और अगर हम वहां पे सिंगल डोज दे रहे हैं, फिर बात आ रही है सिंगल डोज, मिनिमम डोज को तो बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। तो अगर हम वहां सिंगल डोज दे रहे हैं तो वो यदि वो एंटायरली डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगी उस डिजीज को, तो वो क्योर के लिए एडवांस जरूर करती चली जाएगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सिंगल डोज से। अगर वहां मैनी मल्टीपल डोज या लार्ज डोज दे दी तो वो अगर उसको एंटायरली डिस्ट्रॉय कर पाने में ना भी सक्षम हुई तो वो अपना और सिम्टम्स दे देगी। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पार्शियल भी है सिंगल डोज तो वो आपको, अगर उसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं करा उस डिजीज को, क्योर भी नहीं करा, तो वो एडवांस जरूर कर देगी क्योर की तरफ को उसे। एंड दस वी गो ऑन, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इफ इवन दिस मेडिसिन बी नॉट क्वाइट सफिशिएंट टू इफेक्ट द रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, एग्जामिनिंग again and again the morbid state that still remains and selecting a homeopathic medicine as suitable as possible for it until our object, namely putting the patient in the possession of perfect health, is accomplished। अब हैनीमैन साहब ने यह फाइनल रिमार्क दे दिया कि अब आप इस तरह से सूझबूझ के साथ नई टोटलिटी के साथ नई मेडिसिन को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जब चले जाओगे, इस तरह से भले चाहे हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में मेडिसिन ना हो जो कि रेस्टोरेशन कर सके हेल्थ को, फिर भी यदि हम एग्जामिन करते चले जाएं अगेन एंड अगेन मॉर्बिड स्टेट को, जो बची हुई स्टेट रहती हैं मॉर्बिड, उनको हम एग्जामिन करते चले जाएं और सेलेक्ट करते चले जाएं उनके हिसाब से एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो सुटेबल करती हो उसके लिए। और हम इस तरह से करते जाएंगे जब तक हमारा मकसद हासिल ना हो, और वो मकसद क्या है हमारा, कि पेशेंट को परफेक्ट हेल्थ में ले जाना। इस तरह से हम उसको, अपने उस टास्क को, अपने उस ऑब्जेक्ट को हम पूरा कर लेते हैं, भले ही चाहे हमारे पास मेडिसिन की, नॉन मेडिसिन की संख्या कम ही क्यों ना है, तब भी हम अपना ऑब्जेक्ट पा लेते हैं डॉक्टर दीपशिखा। बिल्कुल। और वैसे भी हम प्रैक्टिस में भी तो यही करते हैं, हमारे पास चाहे 10,000 मेडिसिन हो,
हम करते भी तो यही हैं अभी भी। हम हाँ, कौन सा ऐसे थोड़े हो गए कि उन 10,000 में से 100% सिमिलीमम लिया है किसी केस के लिए। ये बात है। तब पर मेडिसिन का लोगों को ज्ञान नहीं था, अब हमें ज्ञान नहीं है हाँ, मेडिसिन जब तो मुझे क्या बात कह दी आपने। जब तो मेडिसिन का ज्ञान कम था, अब होम्योपैथ का ज्ञान कम। तो देखो फिर भी हैनीमैन साहब ने कहा चाहे मेडिसिन का ज्ञान कम हो, मेडिसिन कम हो, और अगर आप अच्छे सूझबूझ वाले, आपका ज्ञान अच्छा अगर है, तो मेडिसिन की कम मेडिसिन की संख्या बाधा नहीं पड़ेगी आपको ऑब्जेक्ट हासिल करने में। और इसीलिए हैनीमैन साहब ने मात्र 99 मेडिसिन से प्रैक्टिस करी। हाँ जी, उन्होंने तो 99 मेडिसिन ही तो डिस्कवर करी थी अपनी लाइफ में, जी, प्रूविंग के दौरान। एक तरह से हो सकता है मेडिसिन ज्यादा आ गई हो, लेकिन हैनीमैन साहब जो है उन्होंने 99 मेडिसिन को प्रूव किया था। ये अपने उसमें आया था, अपने इंट्रोडक्शन में, पता है जी, आपको? जी, 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 वो आपने पहले भी बताया था। हाँ, शायद पेज नंबर 9 पे है, मैं देख लूँ एक बार, क्लियर सा हो जाएगा। पेज नंबर 9 पर है क्या 99? मैंने लिखा तो था, चलो खैर। तो कुल मिला के कम मेडिसिन की संख्या में भी एक सूझबूझ वाला होम्योपैथिक डॉक्टर काम चला ले जाएगा। 169 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं, इफ ऑन द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ ए डिजीज and the first selection of a medicine, we should find that the totality of symptoms of the disease would not be effectually covered by the disease element of a single medicine, owing to the insufficient number of non-medicines, but that two medicines contend for the preference in point of appropriateness, one of which is more homeopathic suitable for one part, the other for another part of the symptoms of the disease. It is not advisable, after the employment of the more suitable of the two medicines, to administer the other without fresh examination, and much less to give both together. ब्रैकेट में कह रहे हैं एफोरिज्म 272 पर नोट में, for the medicine that seemed to be the next best would not, under the change of circumstances that has in the meantime taken place, be suitable for the rest of the symptoms that then remain, in which case consequently a more appropriate homeopathic remedy must be selected in place of the second medicine for the set of symptoms as they appear on a new inspection. हैनीमैन साहब को सब कुछ पता था कि क्या क्या गलती करेंगे हम लोग। हैनीमैन साहब देखो, इसी को तो सुपर ब्रेन कहते हैं। अब हैनीमैन साहब ने ये बात रखी है डॉक्टर दीपशिखा के अब चूंकि मेडिसिन की संख्या अब पर्याप्त है नहीं, तो अब आपने जो केस को स्टडी करा, तो अब आपके पास सामने कोई स्थिति ऐसी आ गई कि दो मेडिसिन जो है वो दोनों मिलकर केस को पूरा कवर कर रही हैं। एक तो कर नहीं रही, लेकिन दो मेडिसिन एक डिजीज के एक पार्ट को एक कवर कर रही है, दूसरे पार्ट को दूसरी कर रही है, या एक तो कर रही है 60%, दूसरी कर रही है 40%। तो हैनीमैन साहब ने यह दो बातें बता दी हैं कि ना तो 60 और 40 को मान के दोनों को साथ दोगे आप। कभी आप सोचो कि चलो एक ने कवर नहीं करा, दो ने करा, तो दोनों को दे दो एक साथ। ना तो दोनों को एक साथ देना है, और ना ही उनमें से जो बेस्ट सेलेक्टेड है उसको देने के बाद दूसरी जो कम सेलेक्टेड थी उसको आंख बंद करके भी नहीं देना। जब पहले वाली काम कर लेगी, उसके बाद जो पिक्चर बची उसे आप फिर से एनालाइज करें कि वो बचे हुए जो सिम्टम्स हैं जो पहले वाली ने जो कवर कर लिए, उसके बाद जो बचे हैं ये नेक्स्ट बेस्ट जो थी उससे टोटलिटी मैच भी कर रही है नहीं। आप बचे हुए सिम्टम्स को, बचे हुई टोटलिटी को फिर से देखें
और वहां पर मोर अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को सेलेक्ट करें सेकंड टाइम। उस जो आपको पहली बार में सेकंड बेस्ट मेडिसिन आ गई थी उसे आंख बंद करके ना दें नई स्टेट के साथ। क्लियर है ना दीपशिका? जी बॉस। हेलो? हाँ जी बॉस, हाँ जी बॉस। हाँ, बड़ा सन्नाटा सा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर जब हमारे पास पूरी तरह से टोटलिटी के हिसाब से परफेक्ट सिमिलिमम की तरफ हम नहीं बढ़ते तो आज भी हमारे पास दिक्कतें आज भी हम देखते हैं कि कुछ पार्ट तो ब्रायनिया ने कवर कर रखा और कुछ पार्ट जी। इसका रेस्टोक्स ने कर रखा या या कैलकेरिया ने फॉर एग्जाम्पल। तो आज भी हम जैसे लोग कई ये कर देते हैं कि ब्रायनिया भी दे दी और कैलकेरिया भी दे दी। 10 सिम्टम्स में से 6 ब्रायनिया के मैच कर देते, 4 कैलकेरिया के। तो इनका एक बार ब्रायनिया ले लियो, फिर उसके बाद दोपहर को कैलकेरिया ले लियो, ऐसा कर दे रहे हैं। जबकि हनीमैन साहब ने कहा कि भाई 2 मेडिसिन यदि मैच कर रही हो किसी केस को पूरी तरह से तो उन दोनों को ना तो साथ में देना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसको देना है यहाँ जो सबसे ज्यादा मैच कर रही। ठीक? अब वो तो दे दिया आपने, लेकिन आप आंख बंद करके फिर अगली बार उसे लिख मत लेना कि जब ये काम कर लेगी तो वो 40% जो कवर कर रही थी अब उसे दूंगा। कह रहे ऐसा नहीं है। अब नई जो स्टेट बनी है, अल्टर्ड स्टेट जो बनी है नवी, पहले वाली के काम करने के बाद उसको आप फिर से चेक करना कि उसके हिसाब से सेकंड बेस्ट जो आई थी पहले वो आज भी मैच कर रही है या बदल गई पिक्चर। बिल्कुल बॉस, पता है ऐसा मेरे साथ तो अक्सर होता है। जैसे जब पेशेंट देखते हैं तो एक मेडिसिन जो दी और डीडी में दूसरी लिखते हैं कि शायद ये नहीं तो हो सकता है ये हो, पर जब वो अगली बार आता है तो डीडी वाली तो कहीं से मैच ही नहीं करती है, मैच ही नहीं करती। कुछ और ही लेके आता है, तब हाँ, फिर कुछ नया करना तो देना ये पड़ता है। डीडी में लिखना और डीडी में लिखी हुई दवाई को देना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। हाँ, मैच करो टोटलिटी को। यदि आपकी डीडी में लिखी हुई मेडिसिन से फिर टोटलिटी मैच कर रही है हाँ तो जी। तब दे दो। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब क्लियर हुआ है बात बिल्कुल हाँ जी। आकर के। तो ऐसा होता है अक्सर। हाँ जी। तो 170 और कर लेते हैं, इन्हें तो निपटा ही लेंगे छोटे छोटे से। 171 तक का पार्ट पूरा हो जाएगा। 171 है, 172 तक है। हाँ, 171 तक है ये। कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं हैंस इन दिस एज इन एवरी केस वेयर ए चेंज ऑफ द मॉर्बिड स्टेट हैज अकर्ड। जो आप अभी कह रही हैं वही बात कह दी है अगली लाइन में। जी जी। द रिमेनिंग सेट ऑफ सिम्टम्स नाउ प्रेजेंट मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ब्रैकेट में कह रहे हैं विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द मेडिसिन विच एट फर्स्ट appear टू बी द नेक्स्ट इन पॉइंट ऑफ suitableness, another homeopathic medicine as appropriate as possible to the new state now before us must be selected। बिल्कुल। अभी जो आपने बात करी हो, जो मैं कह रहा था, ये दोनों ये बात यहाँ निकल के आ गई कि अब हर एक केस में जैसे कि होता ही है, चेंज होती है मॉर्बिड स्टेट। बिल्कुल। जो बचा हुआ सेट ऑफ सिम्टम्स है जो प्रेजेंट है हमारे सामने, इसे इंक्वायर किया जाए, इंक्वायरी करी जाए इसकी फिर से, बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि भाई नेक्स्ट मेडिसिन तो ये थी सुटेबल। इसको फिर से इंक्वायर करो और अनदर होम्योपैथिक एज अप्रोप्रिएट एज पॉसिबल टू द न्यू स्टेट नाउ बिफोर अस मस्ट बी सिलेक्टेड। और फिर दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट करो इस अप्रोप्रिएटनेस के साथ जो स्टेट हमारे सामने अब है, इसके लिए नई होम्योपैथिक मेडिसिन दूसरी सिलेक्ट करो। बिल्कुल। अब आगे कह रहे हैं इफ इट शुड सो हैपन एज इज नॉट ऑफन द केस that the medicine which at first appeared to be the next best seem still to be well adapted for the morbid state that remains, so much the more will it merit our confidence and deserve to be employed in preference to another। अब ये बात आपकी आ गई जो आप कह रही हो ना मेरे साथ अक्सर होता है, आपके साथ ही नहीं होता, ये यही होता है। कह रहे हैं कि यदि
इफ इट हाँ शुड सो हैपन एज इज नॉट ऑफन द केस, जो अक्सर नहीं होता है, जो अक्सर नहीं होता है कि वही पिक्चर बची रही हो, जो आप कह रही है ना कि पहले हाँ वाली बचती नहीं है पिक्चर, तो कह जी रहे जी हैं जी यदि ऐसा चलो हुआ भी, जो कि अक्सर होता नहीं है, कि जब मेडिसिन आपने दी पहली बार तो नेक्स्ट बेस्ट जो है मेडिसिन वो अभी भी अडेप्ट कर रही हो मोरबिड स्टेट को जो बची हुई है, ऐसा होता ही नहीं, बदल जाती है पिक्चर जो आपने कही। और यदि चला ऐसा है भी, वो अभी भी मैच कर रही है, तो उससे तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा उस मेडिसिन के बिल्कुल लिए, क्यों जी? हाँ तो बिल्कुल so much बिल्कुल the more will it merit our confidence and deserve to be employed in preference to another। तो अब बिल्कुल हमारा इस मेडिसिन को लेकर के और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और दूसरी से पहले इसको एम्प्लॉय करने का प्रेफरेंस दे दो, बिल्कुल तब दो, आंख बंद करके मत दो, हाँ इन्वेस्टिगेट जरूर करो के स्टेट को, बिल्कुल एक बार अल्टर्ड स्टेट। एनालाइज जरूर करना, बिल्कुल एनालाइज जरूर करना चाहिए हाँ कि हमें यही देनी है या कुछ और आ रही है अब। हाँ, और अक्सर और आती ही है, जो अभी आपने कही थी अपने केस में, जी हैनीमैन जी साहब जी कह जी रहे हैं एज इट इज नॉट ऑफन द केस, अक्सर ऐसा हम्म, होता नहीं है कि ये मैच करती ही हो, लेकिन चलो अगर अभी भी बचे हुए सिम्टम्स के लिए नेक्स्ट बेस्ट मैच करे बैठी हो, तो इस मेडिसिन के लिए आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप इसको दे दो दूसरी की जगह। जी बस 171 पे रुक जाएंगे। 171 में कह रहे हैं कि इन नॉन वेनेरियल क्रॉनिक डिजीजेज those most commonly therefore that arise from psora we often require in order to effect a cure to give several antisoric remedies in succession, ओके every successive one being homeopathically chosen in consonance with the group of symptoms remaining after completion of the action of the previous remedy। ओके इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं दावा ठोक के अब हैनीमैन साहब हमारे लिए क्लियर करके, जो नॉन विनेरियल क्रॉनिक डिजीज है, खास करके वो डिजीज जो सोरा जिनकी जननी है, जो सोरा से अराइज हो रहे हैं, वो नॉन विनेरियल डिजीज, नॉन विनेरियल होते ही वो है, खैर नॉन विनेरियल क्रॉनिक डिजीज में मोस्ट कॉमनली जो के सोरा से अराइज होकर के आए हैं, ये होता ही है कि ऑफन रिक्वायरमेंट होती है क्योर करने के लिए कि हम सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज को हमें देना पड़ता है सक्सेशन में, एक के बाद दूसरी, दूसरी ने काम कर लिया तो तीसरी। कई एक अकेली मेडिसिन क्योर नहीं करती अक्सर क्रोनिक डिजीज को, और कौन से क्रोनिक डिजीज को? जो सोरा से उत्पन्न हुआ हो। तो इसके लिए हमें सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज को सक्सेशन में देना पड़ता है। एवरी बस इसका सक्सेसिव, मतलब हाँ बेटा, बस एक दिमाग में ये क्वेश्चन आया, यानी फिर हमें मतलब क्या साइकोसिस और सिफिलिस एक मेडिसिन में ठीक हो सकते हैं क्या? वो साइकोसिस और सॉरिक बेटा वो वाले जो हैनीमैन साहब ने दिए थे, केवल हाँ फिगवाट, केवल हाँ चैंकर, वो हो हाँ सकते हैं। और उसके लिए तो हाँ हैनीमैन साहब ने इवन ये कहा है कि यदि किसी को शंकर है, यदि किसी को फिगवाट है, तो आप जो है आप उसको हाई डायनेमाइजेशन में बार बार दो, जी समझ रहे हैं ना? जी 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 मेरा कैमरा ऑन हो गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, हाँ, तो वहां तो बल्कि ये कहा हैनीमैन साहब ने कि जो सिफिलिटिक जो विनेरियल डिजीज है, वहां जैसे मर्क्यूरियल प्रिपरेशन या अपना वार्ट वगैरह के लिए, फिगवाट के लिए, तो वहां तो एक मेडिसिन को जब तक देते जाओ, बम्बार्डमेंट करते जाओ, जब तक वो स्किन से वहां से चला ना जाए। वो तो क्रॉनिक डिजीज जब पढ़ेंगे तब देखना, उनका मजा आ जाएगा। वहां तो एक मेडिसिन से, अच्छा फिर जब वो वहां से चला गया तो नेक्स्ट फिर उसकी एंटीसोरिक आती है बेसिकली। अगर किसी को वेनेरियल क्रॉनिक डिजीज भी है डॉक्टर दीपशिखा, तो हैनीमैन साहब ने वहां प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में ये बताया कि पहले तो इस वेनेरियल डिजीज को
दूर करो। अगर ये सिफिलिटिक है तो मर्करी एंड उसके प्रिपरेशंस के द्वारा डायरेक्ट बता दिया था, है जी। और जब ये विनेरियल स्टिग्मा चला जाए तो फिर अब इसकी एंटीसोरिक दो। अब इसकी पिक्चर पूरी तैयार करो, इसके डिस्पोजिशन के आधार पे अब दवाई दो इसे एंटीसोरिक, ताकि वो दोबारा से ना वो करे, इस तरफ जाए एक तरह से। तो वहां लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है उन केसेस का। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि वो नॉन विनेरियल क्रोनिक डिजीज जो अराइज हुए हो सोरा से अक्सर जरूरत पड़ती है उनको क्योर करने के लिए सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज की सक्सेशन में, every successive one being homeopathically chosen in consonance with the group of symptoms remaining after completion of the action of the previous remedy। लेकिन बात क्या है कि जो आने वाली नई सक्सेसिव होम्योपैथिकली चूजन रेमेडी है वो अनुरूप होनी चाहिए बचे हुए सिम्टम्स के। जब पहले वाली ने काम कर लिया और उसके बाद जो बचे हुए सिम्टम्स हैं उनके कंसोनेंस में होनी चाहिए, दूसरे वाले उनके सिमिलिमम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बशर्ते आपको कई सारी एंटीसोरिक मेडिसिन किसी भी केस को पूरी तरह से क्योर करने में देनी पड़ सकती है, ये कोई हमारी कमी नहीं है, ये नियम भी कहता है। बिल्कुल। और इसलिए कहता है नियम डॉक्टर दीपशिखा, हम भगवान थोड़े ही ना है, हमारे सामने तो जो पेशेंट की पिक्चर आएगी निकल के हम उसी को तो डील कर सकते हैं भाई, या हम फोरकास्टिंग तो कर नहीं सकते, या हम भगवान तो है नहीं कि इसके साथ कल को ये वाला सिम्टम आगे आना है। हाँ, बड़े सर ने प्रिडिक्शन जरूर कर दिया कुछ घटनाओं को आधार मान के कि अगर सिफिलिस आएगा तो सोरिक वाले आएंगे, सोरिक वाले आएंगे तो फिर सोरा आएगा। ऐसे हु बहु सिम्टोमेटोलॉजी टोटलिटी को प्रिडिक्शन नहीं करा प्रिडिक्टिव होम्योपैथी ने। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी ने लेयर्स के अनुसार प्रिडिक्शन करा है। बस यही बॉस हम कहने जा रहे थे कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इंसान के ऊपर भी परत दर परत जो है लेयर्स उसकी जमती जाती हैं, तो एक एक परत को एक एक एंटीसोरिक के साथ निकालते जाना। हाँ, यही तो करते हैं हाँ, धीरे धीरे। और सारी परतों का ज्ञान है किसी को? बिल्कुल भी नहीं। बस तो कोई अगर ये दावा करता है मैं तो एक ही मेडिसिन देके इसको 100% क्योर कर दूंगा क्रॉनिक डिजीज को, तो भाई वो तो भगवान है, अपना भगवान जी बन गए वो तो फिर। अच्छा बॉस, कितनी गलतफहमी दूर हुई मेरी ये दोनों जो 170 और 171 दोनों से। 170 में भी हमें लगता था जो हम डीडी लिखते थे तो अपने ऊपर डाउटफुल हो जाते थे कि हम क्या सोच करके लिखे थे, ये तो आ भी नहीं रही, क्या सोच करके लिखे थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, पिक्चर चेंज हो रही है, इस वजह से वो अब नहीं है। हाँ, होती ही है बल्कि। और ये जो एक दवा ही से करना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम सही नहीं है। हाँ, वो भी हमें अपनी डाउन नहीं होना कि यार हमसे तो बढ़िया वो है जो ये कहता है मैं तो एक ही दवाई से क्योर कर देता हूँ, मैं वो झूठ बोल रहा। हाँ, इतना जरूर अंतर है हम में और हमारे बड़े गुरुओं में कि हम तो एक बार दे के चल, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी दीपशिखा। हाँ जी। तो अब मान लो मेरे जैसा आदमी एक बार में 10 किलोमीटर तय करता है, तो अगली बार मैं 20 किलोमीटर कर लिया, अगली बार फिर 5 किलोमीटर ही कर पाया, तो इस तरह से मैं 4, 5, 6 बार में जा सकता हूँ। लेकिन जो मेरे गुरु हैं, अगले एक्सपर्ट लोग हैं, वो पता चला एक बार में 50 किलोमीटर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। ये अंतर है डीप सिलेक्शन का और सुपरफिशियल राइट सिलेक्शन का। सुपरफिशियल भले ही हो लेकिन राइट अनकॉमन पे ही उसका ये अंतर है कि एक नया बंदा या एक गुरु का चेला मान लो 10 ला सकता है एंटीसोरिक, तो गुरु 4 ला सकता है। लेकिन कोई गुरु ऐसा कि एक मेडिसिन दी और 100% क्योर हो, ये तो भाई या तो भगवान ने उस मरीज का कॉन्स्टिलेशन अच्छा दे रखा हो। लेकिन गुरु ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इसी से इसे क्योर कर दूंगा। हाँ, हो जाए, ऐसा भी होता है कि एक मेडिसिन देने के बाद कई साल तक दवाई नहीं दी गई और बंदा परफेक्ट हेल्थ की तरफ बढ़ गया, लेकिन देने वाले ने कभी दावा नहीं किया कि अब मैं दूंगा ही नहीं। वो तो एक प्रभु की कृपा या उसका ऐसा सिम्टम मिल गया टोटलिटी के वो बहुत लंबे समय तक
लेकिन आज तक मुझे वैसा ऐसा केस आया भी नहीं संज्ञान में। बड़े सर के जो क्योर केस डिक्लेयर हो गए थे उनमें भी बाद में दूसरी मेडिसिन सेलेक्ट करके देनी पड़ी डॉक्टर अमरीश सर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का केस था जिसको बड़े सर ने कह दिया देख क्योर कर दिया था, उसको बाद में फिर से सेंसिटिविटी बन गई, ससेप्टेबिलिटी बन गई, बोन फ्रैक्चर फिर से होने लगी, तो नेक्स्ट वन फिर अमरीश सर ने दी। ठीक है, तो भाई ये तो एक उसमें जीना है, अंधेरे से में जीना कि एक दवाई दे दी और बस फिर मत दो। अरे भाई लाइफ है, लाइफ में जो है ना क्या कहते हैं अनिश्चितता साथ साथ चलती है लाइफ के। बिल्कुल बॉस। हाँ, तो जो हमारे सामने जिस स्टेट में है, जो परिस्थिति, हम उसको डील करने में ही ध्यान दें, हम भगवान ना बने होम्योपैथी के। हाँ, सिंसियर रहें, ईमानदार रहें, मेहनत करें, बस ये 2-3 चीजें हमें ध्यान देनी है। बिल्कुल बॉस। हाँ, चलो यहीं रुकेंगे, आज बहुत अच्छा सेशन रहा। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। राम राम बॉस, राम राम सभी को, राम 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 भाई, राम। राम राम भाई, राम राम सर। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम बॉस, राम सभी को राम जी, नमस्ते। राम राम।